जी कैफेड आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 92 पार्ट ए। आज का लेक्चर चूँकि ज़रा लेंथी लेक्चर है तो इसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। 92 ए बी सी, तकरीबन 45 टू 50 मिनट का हर पार्ट होगा, जिसमें पहले हम स्टडी करेंगे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को, उसके पास पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट पार्ट में। फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट में हम आईटी वाले चैप्टर्स की तरफ चलेंगे और कुछ आईटी के बेसिक कंसेप्ट्स आज स्टडी करेंगे। और इन बेसिक कंसेप्ट्स में भी एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस आईकैप टेस्ट करता है, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी अगर एंड पे टाइम मिला तो उनको भी डिस्कस करेंगे, वरना फिर क्वेश्चंस कल होंगे और कंसेप्ट्स आज हम आईटी के स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का, एक पूरा स्टैंडर्ड है जो हमें ये गाइड करता है कि आप एक ऑडिट इंगेजमेंट में क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो उस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है, ये यूँ समझ लीजिए इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू इम्प्लीमेंट ए सिस्टम टू इंश्योर इंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड एज पर लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट। दो ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड के। पहला ये इंश्योर करना कि जितने भी लीगल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया गया हो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने में, एक्सेप्टेंस से लेके ऑडिट के एंड तक, जब तक कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो जाता। हमने जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म किए हो वो लीगल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किए हो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आप रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट हो। रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होने का मतलब ये है कि जैसा एविडेंस मिला है आपको उस लिहाज से ही आपने टाइप ऑफ रिपोर्ट इशू करनी है। यानी अगर एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑब्टेन हो गया, अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर नहीं हुआ फिर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो रिपोर्ट एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि उसमें जो टाइप ऑफ ओपिनियन हो खास तौर पे वो अकॉर्डिंग टू द एविडेंस आपने इंक्लूड किया हो। ये इंट्रोडक्शन है इसका, जिससे हमें ये पता चला कि ये जो सिस्टम होगा क्वालिटी कंट्रोल का, ये थ्रू आउट द ऑडिट स्टार्ट से लेके रिपोर्ट तक के सारे फेजेस को कवर करेगा। ये इंट्रोडक्शन उसने दिया। फिर उसके बाद वो हमें बता रहा है एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसका मकसद क्वालिटी को इंश्योर करना है, उसके एलिमेंट्स कितने हैं, यानी आपको कितने एरियाज पे, कितने फेजेस पे काम करना चाहिए, उनको कवर करना चाहिए अपने सिस्टम के लिए, ताकि आप एक अच्छा क्वालिटी सिस्टम इंप्लीमेंट कर सके। जिस तरह हमने कोड ऑफ एथिक्स में स्टडी किया था कि 5 प्रिंसिपल्स हैं कोड ऑफ एथिक्स के, जिनको मीट करने से, कंप्लाई करने से हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। उसी तरह क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 6 प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स कह लें या 6 फेजेस कह लें, जिनमें हम प्रैक्टिकली काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इनमें से हर फेज में जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा हो। अब पूरे तकरीबन 80% जो चैप्टर है ना, ये स्टैंडर्ड है, वो हमें ये बताता है कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और हर एलिमेंट में हम क्या करते हैं। यानी जो पूरे का पूरा चैप्टर है तकरीबन, ये हमें क्या बता रहा होगा कि अच्छे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के कितने एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट में हम क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या काम करते हैं और ख़ास तौर पे वो काम किसकी जिम्मेदारी है। एक तो जनरल रूल है हमारा क्या, कि एक इंगेजमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वो इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है, आपको वैसे एलिमेंट याद है, कल हमने ब्रीफली डिस्कस किए थे एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। 6 एलिमेंट्स थे, कौन कौन से थे? सबसे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सेप्ट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग और लास्ट असाइनमेंट। शाबाश, बिल्कुल। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंगेजमेंट किसकी है? एक इंगेजमेंट पे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंगेजमेंट पार्टनर की। याद रखिए, प्रैक्टिकली नॉर्मली एक फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, 4, 5, 6, 8, 10 पार्टनर हो सकते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिविजुअल पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जैसे कोई भी एक क्लाइंट आया तो उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, ये फर्म डिसीजन करेगी। फर्म से मुराद ये हायर लेवल पे डिसीजन होगा, सारे पार्टनर कलेक्टिवली डिसीजन करेंगे कि हमें
इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब किसी एक क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो जिसका ऑडिट करना है उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल पार्टनर के ऊपर होगी जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा, जिसको वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है, एलोकेट किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपको कुछ जगहों पे ये नजर आएगा कि फर्म शैल डू दिस, तो उसका मतलब ये होगा कि वो एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हायर लेवल पे पूरी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अक्सर जगहों पे लिखा होगा एंगेजमेंट पार्टनर शैल डू दिस, और कभी कभी ये भी लिखा होगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शैल डू दिस। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक एंगेजमेंट लेवल पे एंगेजमेंट पार्टनर लीड कर रहा होता है सारे डिसीजंस को, लेकिन एट द एंड ऑफ द एंगेजमेंट उसके काम को चेक करने के लिए कि उसने काम ठीक किया है कि नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आता है और सिग्निफिकेंट वर्क को रिव्यू करता है। बड़े बड़े जो एरियाज होते हैं, जजमेंटल एरिया, सिग्निफिकेंट मैटर्स, उनको रिव्यू करता है। तो एक पार्टी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी आएगी, यानी क्वालिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सिमम जिन पार्टीज के ऊपर है वो 3 पार्टीज है, एक फर्म, एक एंगेजमेंट पार्टनर और एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। लेकिन जो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंगेजमेंट की वो एंगेजमेंट पार्टनर की होगी, ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। फर्म की इक्का दुक्का जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एंड में चल के। तो इसलिए उसने हमें सबसे पहले बताया कि एक एंगेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एक्सेप्ट करने के बाद जब उसका ऑडिट शुरू हो रहा है तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एंगेजमेंट पार्टनर की। यानी उसके अंदर जितने भी क्वालिटी इश्यूज हैं वो किसने इंश्योर करने हैं, एंगेजमेंट पार्टनर ने। जितनी भी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हो, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हो, स्टैंडर्ड ने जितने भी रिक्वायरमेंट्स का है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एंगेजमेंट पार्टनर की। पहला कंसेप्ट उसने ये बताया, क्योंकि आप जब किसी स्पेसिफिक बंदे की जिम्मेदारी लगाएंगे फिर ही काम होता है, वरना अगर यहाँ पे ये लिख दिया जाता कि एक एंगेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की होगी तो सारे पार्टनर्स एक दूसरे को कह रहे होते भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी, किसी को ना पता होता एग्जैक्टली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफाई कर दिया, एंगेजमेंट के अंदर जो भी मामलात होंगे, जो भी मसले मसाइल होंगे, काम करने किसकी जिम्मेदारी, एंगेजमेंट पार्टनर। ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं जो नेक्स्ट। अच्छा, एलिमेंट की तरतीब हो सकता है थोड़ी सी ना आगे पीछे हो, मैं इसको थोड़ा अपनी कंसेप्चुअल सीक्वेंस के साथ शेयर कर रहा हूं। क्लाइंट आ गया, अब ये तो उसने हमें रूल बता दिया कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंगेजमेंट पार्टनर की। अब जब कहानी शुरू होती है ना हमारी, वो शुरू होती है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर से। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऑडिट के डिफरेंट फेजेस बनाएं तो आप कहेंगे सर पहला फेज एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, फिर प्लानिंग, फिर परफॉर्मेंस, फिर रिपोर्ट। तो जो बड़ा प्रोबेबली सबसे अहम एलिमेंट है वो है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। और हमारे सीनियर हमें ये कहते हैं, हमारा प्रोफेशन हमें ये कहता है कि अगर आप एक्सेप्टेंस के वक्त ही ये छांटी कर लें कि अच्छा क्लाइंट सिर्फ एक्सेप्ट करें और जिस क्लाइंट में इंटेग्रिटी है, डाउट्स हैं, गड़बड़ होने का चांस है, उस क्लाइंट को एक्सेप्ट ही ना करें, तो बहुत से मसाइल से आपकी जान ही छूट जाती है। ठीक है, बहुत से मसाइल से आपकी जान ही छूट जाती है। एक फर्म में, फॉर एग्जांपल आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं, फर्ज कीजिए एक फर्म है, उसके 50 ऑडिट क्लाइंट है, हर एक के ऊपर उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया। बताइए इससे क्या बात जहन में आती है कि लगता है ये गड़बड़ कहीं पे होती भी है ना तो क्लाइंट के साथ मिल जाते हैं। एक ये भी चीज जहन में आ रही है, लेकिन ये भी तो रीजनिंग हो सकती है, वो जो जिन क्लाइंट्स पे उन्हें शक शुबा हो ना कि इधर मसले में, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर पहला एलिमेंट है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप हर आने वाले क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करें, बल्कि जिसके बारे में आप श्योर हों कि इस क्लाइंट में कॉम्पिटेंस है, इंटेग्रिटी है, ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होंगे, सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करें। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है हमारी जिस फर्म से मैंने आर्टिकल्स किया उनकी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या होते थे फर्म के, लेकिन हमारे सीनियर हमें बताया करते हैं और हम बज़ाहिर दिखने में भी ऐसे लगता था कि हालांकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर का काम बहुत ज़्यादा, को पता है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट होती, लेकिन उस फर्म का टेक्सटाइल का कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं था। और सीनियर हमें ये बताते थे इस वजह से नहीं है क्योंकि टेक्सटाइल में गड़बड़ के चांसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का सामना है ना, तो बाज़ औक़ात वो कोई गवर्नमेंट के साथ कोई रिबेट वगैरह लेने हो, किस तरह की गड़बड़, तो फर्म ने एज पॉलिसी बना ली, अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर में लिख दिया कि हम टेक्सटाइल का स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम नहीं पकड़ेंगे,
बाकी कुछ दूसरी एंगेजमेंट हो, नॉन एश्योरेंस, तो वो कर सकते। अब ये फर्म की अपनी पॉलिसी, क्या कोई रोक सकता है फर्म को ऐसी पॉलिसी? नहीं, उन्होंने अपने आप को सेफ साइड पे बनाने के लिए पहले। अब देखें, अब इसका मतलब है अब जो क्लाइंट फर्म के पास होंगे वो नीट एंड क्लीन होंगे। यहाँ पे आप एक अच्छा डिसीजन कर लेना तो आप बहुत से आगे चल के जो कम्प्लेक्स डिसीजन है उससे बच सकते हैं। थोड़ा सा लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है लेकिन बहुत सा आपका टाइम और टेंशन सेव हो जाती है। इसीलिए दूसरा एलिमेंट जो उसने बताया, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, फर्म की जिम्मेदारी है कि फर्म एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करे, यानी ओवरऑल सारे पार्टनर कलेक्टिवली बैठ के ये डिसीजन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में सारे पार्टनर्स ने मिलके ना एक अलग से, जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, उसी तरह एक बोर्ड, एक छोटा सा एक टीम बनाई होती है जो कि उनके बिहाफ पे ये काम कर रही होते हैं। फर्म की एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करना फर्म की जिम्मेदारी है, और जब एक्सेप्ट कर लें तो फिर उस क्लाइंट को किसी पार्टनर को एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद पार्टनर ने इंश्योर करना है। पार्टनर ने क्या इंश्योर करना है? फिर पार्टनर ने एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने। ये फर्म ने, फर्क समझ आ रहा है ना? जब मैं कह रहा हूँ फर्म ने करना है काम, जब कह रहा हूँ पार्टनर, दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? पार्टनर ने क्या इंश्योर करना है? पार्टनर ने इंश्योर करना है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म हुए हों। ऐसा नहीं कि फीस देख के या बगैर इन्वेस्टिगेशन के हमने कहा फारिग बैठे हुए हैं, चलो इससे कुछ ना कुछ एंगेजमेंट जो भी अब ऑडिट क्लाइंट है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनर ने इंश्योर करना है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म हुए हो और जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो कंक्लूजन एप्रोप्रिएट हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, आपको एग्जांपल बताई ना, प्रोसीजर कुछ और होते हैं, एविडेंस कुछ और होता है और कंक्लूजन कोई और पहुंचे होते हैं। जैसे आपको वो एग्जांपल दी थी, वो रियल केस एक छोटा सा था कि चूंकि मिनिमम लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू 85% ऑफ फेयर वैल्यू है, इसलिए ये फाइनेंस लीज है, हालांकि जो फाइनेंस लीज का क्राइटेरिया उसमें 90% है। अब देखिए, प्रोसीजर परफॉर्म हुआ, आप ये नहीं कह सकते कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई, लेकिन प्रोसीजर परफॉर्म करके जिस कंक्लूजन पे पहुंचा गया है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है पार्टनर ने इंश्योर करना है प्रोसीजर परफॉर्म हुए और प्रोसीजर में अगर कोई इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं तो उसके मुताबिक एप्रोप्रिएटली डिसीजन हुआ हो। और आपको याद होगा हमने ये चैप्टर 5 में कंसेप्ट स्टडी किया था कि अगर इश्यूज आइडेंटिफाई हुए, हमने एक्सेप्टेंस के वक्त प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करने हैं और जो थ्रेट सामने आए उनको एड्रेस कैसे करना है। क्या वहां पे हमने ये सीखा था कि जब एक्सेप्टेंस के वक्त थ्रेट सामने आए तो क्लाइंट को छोड़ दें, खत्म? नहीं, बल्कि ये सीखा था सेफगार्ड अप्लाई करें, अगर सेफगार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते फिर विड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे पार्टनर ने यही देखना है कि कंक्लूजन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, यानी इश्यूज आइडेंटिफाई हुए कि नहीं हुए, और अगर हुए तो उन्हें एप्रोप्रिएटली एड्रेस किया गया कि नहीं। फिर इसके बाद अच्छा, अब और अगली बात मुझे बताइए कि क्या एक्सेप्टेंस के वक्त जिन चीज़ों को हम देखते हैं उन चीज़ों को सिर्फ एक्सेप्टेंस के वक्त ही देखते हैं? मेरी बात समझ आ रही है? थ्रू आउट द ऑडिट। और अगर थ्रू आउट द ऑडिट दौरान में कोई ऐसा इशू सामने आ गया जो अगर पहले आया होता स्टार्ट में तो फर्म इस क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करती, तो पार्टनर को उस इशू को हाईलाइट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और किसको कम्युनिकेट? फर्म को, फर्म लेवल पे कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि जो विड्रॉल का डिसीजन भी होगा ये भी अकेले पार्टनर का डिसीजन नहीं होता, फर्म लेवल पे सारे पार्टनर को सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है। तो हमने थ्रू आउट द ऑडिट भी देखना है, अगर कोई हमें ऐसी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई होती है, फर्दर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ऑडिट जो कि एक्सेप्टेंस के डिसीजन से रेलिवेंट हो, तो हमने वो कम्युनिकेट करनी और उसको रीअसेस करना। ये है हमारा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर का एलिमेंट, जो हमें क्या बताता है, क्या एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म होने चाहिए? किसको करना चाहिए? तो पार्टनर ने क्या इंश्योर करना है कि वो परफॉर्म हो गए हैं कि नहीं हो गए, और कंक्लूजन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और फिर थ्रू आउट द ऑडिट भी। बिल्कुल क्लियर? अच्छा, इसको एक तो आपने इस चैप्टर को केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना ही करना है, वो निस्बतन आसान है, लेकिन इसको थ्योरेटिकली भी आपने याद करना है कि अगर आपसे कोई 2 या 3 एलिमेंट एग्जाम में लिख दे कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि इसको एक्सप्लेन कर सकें। अगर वो आपसे कहे कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में एक एलिमेंट होता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, इसको ज़रा एलैबोरेट कर दे, तो आपको 3-4 मार्क्स के लिए एलैबोरेट कर देंगे। आपने इस माइंडसेट के साथ इसको पढ़ना और याद करना है कि एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, एक्सेप्ट हो गया क्लाइंट। अच्छा, अब इसके बाद क्या हमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है? वैसे तो वो एक्सेप्टेंस के साथ ही देखते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे उसने एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस को एक अलग इशू बनाया है।
आपको याद है ना एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर में हमने स्टडी किया था, अपनी कंपिटेंस एंड एक्सपर्टीज को देखते हैं हम कंपिटेंट है कि नहीं, और फिर क्लाइंट मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को देखते हैं, और तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं। और एक फोर्थ भी पॉइंट था कि सिग्निफिकेंट मैटर जो प्रायर ईयर में सामने आए हो उनको भी एक्सेप्टेंस के बाद कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अब एक्सेप्टेंस के बाद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या बता रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा सा फर्क है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंस उसमें से एक है, वरना आपको पता है कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट भी वो भी एथिक्स है, फीस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स वो भी एथिक्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है, इंश्योर करना कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो एंगेजमेंट पे, एंगेजमेंट पार्टनर की। अच्छा मुझे ये बताइए, वो ये कह रहा है एंगेजमेंट पार्टनर रिमेन्स अलर्ट थ्रू आउट एंगेजमेंट। उसने पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, उसने स्टार्ट यहां से क्यों नहीं किया कि एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर पे देखा जाए एथिकल रिक्वायरमेंट्स, वो पार्टनर की जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली, वो फर्म की शाबाश, वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे ये बताइए, स्टार्ट में एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंश्योर कर ली पूरी हो रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि शुरू में तो मसला नहीं था, दरमियान में कोई एथिकल वायलेशन सामने आ जाए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एंगेजमेंट पार्टनर को अलर्ट रहना चाहिए थ्रू आउट एंगेजमेंट कि कहीं कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ एथिक्स तो सामने नहीं आ गए, एथिक्स की वायलेशन तो नहीं आई। और अगर एथिक्स की कोई वायलेशन सामने आ जाए, इफ अकर्ड, तो क्या करे, डिटरमिन एप्रोप्रिएट एक्शन, जो उसको एक्शन लेना है। ठीक है, जैसे अगर उसे पता चला कि एक स्टार्ट में किसी टीम मेंबर के पास शेयर्स नहीं थे, ड्यूरिंग ऑडिट किसी टीम मेंबर के पास शेयर है, उसे इस इशू के ऊपर अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उस रेलिवेंट टीम मेंबर को एंगेजमेंट से निकाल देना चाहिए और काम का रिव्यू कर। एग्जैक्टली। अब देखें ये वही कोड ऑफ एथिक्स लिंक हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब है क्वालिटी कंट्रोल की जो केस स्टडी बनाएगा उसमें एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर का इशू भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि उसका एक एलिमेंट है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है, मैं दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा चैप्टर 5 में। उसमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स का भी इशू आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी कंट्रोल का एक एलिमेंट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं एथिक्स के हवाले से। टीम मेंबर के पास एक ऑडिट एंगेजमेंट की प्लानिंग हुई, उसमें एक टीम मेंबर को उसका हिस्सा बनाया गया। उस टीम मेंबर का भाई क्लाइंट पे एम्प्लॉय है और ऑडिट के दौरान में पता चला कि ये उसका भाई है। एंगेजमेंट पार्टनर ने उसको बुलाया और उससे पूछा, भाई ये तुम्हारा भाई क्लाइंट में एम्प्लॉय है? टीम मेंबर ने कहा एम्प्लॉय है। उसने कहा ठीक है, कल से तुमने इस एंगेजमेंट पे नहीं जाना, तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा बंदा जाएगा। बताइए इसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज हैं? जी, रिव्यू नहीं करवाया, उसका रिव्यू करवाना चाहिए, शाबाश। और प्लानिंग के वक्त भी ये इशू कंसीडर होना चाहिए था, स्टार्ट में ही। ठीक है, अब यहाँ पे दो इश्यूज हो सकते हैं, आपने सोल्यूशन में दोनों कवर करने हैं। पहला, अब ये देखिए आपने इनकम्प्लीट आंसर दिया है, इसका कंप्लीट आंसर पता क्या है? यहाँ तक तो था कोड ऑफ एथिक्स में। अब मैं आपको इससे थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। क्या उस टीम मेंबर ने ये इंफॉर्मेशन छुपा के गलत नहीं किया? उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। आपने डिसिप्लिनरी एक्शन भी इंक्लूड करना, प्रैक्टिस में ये किया जाता है। कोड ऑफ एथिक्स में उसमें नहीं उसने लिखा हुआ, जनरल सेफगार्ड्स में लिखा हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में लिखा। आप इवन कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी में भी लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई कि उस टीम में जिसने जानबूझ के खामोश रहा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। और अगर वो कह दे कि सर मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं था, उसको खुद बताना चाहिए था। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि फर्म के भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर वीक है कि उन्होंने रिक्वायर ही नहीं किया, हालांकि उसका ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है, उसका ये आर्गुमेंट। अब देखें, फर्ज कीजिए मैं इशारा तोड़ता हूं और मैं ये कहता हूं मुझे तो पता ही नहीं था इशारा तोड़ना जुर्म है, मेरा ये एक्सक्यूज कोई नहीं मानेगा।
मुझे, लेकिन गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि जो कानून उन्होंने इंप्लीमेंट करवाने हैं ना उसकी अवेयरनेस जनरल पब्लिक को दें। अब जनरल पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है कि कितने लॉज इंप्लीमेंट है और वायलेशन हो जाती है, तो उसमें जनरल पब्लिक का कसूर है, उसे अवेयर होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट का भी कसूर है, उसे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए थे। तो इसी तरह जब भी कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी हो ना, क्वालिटी कंट्रोल में खास तौर पे आपने उस इश्यू को डिस्कस करने के बाद उस इंडिविजुअल के का डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, इस पॉइंट को भी कवर करना है अगर आपको लगे कि इस इंडिविजुअल ने कोई गड़बड़ की है, और फिर फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर में वीकनेस को भी हाईलाइट करना है कि फर्म को भी अपने क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू करना चाहिए और इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए सारे टीम मेंबर्स तक। तो यहाँ पे वापस आते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर को थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहना चाहिए, इससे हम सारे एग्री करते हैं। अगर कोई वायलेशन सामने आए उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट, और फिर एंड में चल के कंक्लूजन देना चाहिए क्या, कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं कि नहीं। यानी एंड पे एंगेजमेंट पार्टनर अपना एक कंक्लूजन देता है, स्टेटमेंट देता है अपने, कि इस ऑडिट के ऊपर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो ये स्टेटमेंट हम रिपोर्ट का भी हिस्सा बना दे, लिस्टेड कंपनी के केस में याद है, लिस्टेड कंपनी के कंप्लाई विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। तो वो एंगेजमेंट पार्टनर्स का मतलब है जिम्मेदारी ले रहा है कि पूरे ऑडिट में इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं और मैंने ये चेक किया। कंक्लूजन, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए क्या करेगा, वो जाहिर है ये रिपीट हो रहा है तकरीबन एक तरह से कंसेप्ट, कि इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा टीम से प्रैक्टिकली वो एक चेकलिस्ट होती है, वो हर टीम मेंबर को दी जाती है, इसको पर्टिकुलर लगाओ, उसमें लिखा होता है आपका इस क्लाइंट पे कोई रिलेटिव तो नहीं, आपके इस क्लाइंट में शेयर्स तो नहीं है, और किसी किस्म का इशू जिसकी वजह से थ्रेट राइज हो रहा हो, हर टीम मेंबर वो चेकलिस्ट को फिल करता है। तो एंगेजमेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा, कोई थ्रेट है तो उसके सेफगार्ड अप्लाई करेगा इंक्लूडिंग विड्रॉल, और फर्म के सिस्टम को भी वैल्यूएट करेगा कि कहीं कोई इशू आने की वजह से फर्म के सिस्टम, कोई इशू अगर सामने आया है वो फर्म के सिस्टम में वीकनेस को इंडिकेट तो नहीं कर रहा, जैसे उसने बताया नहीं या उसका कम्युनिकेट नहीं हुआ। भाई ये क्लियर हो गया एथिकली को, ये भी वैसे हमने पढ़ा हुआ था लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया क्वालिटी कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसका मतलब है जिस स्टूडेंट ने चैप्टर 5 पढ़ा है उसके लिए ये क्लियर, जिसने चैप्टर 6 पढ़ा है उसके लिए ये क्लियर, 7 ठीक है, जाग रहे हैं आप। असाइनमेंट ऑफ टीम के एप्रोप्रिएट टीम असाइन की जाए ऑडिट करने के लिए, किसकी जिम्मेदारी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा टीम के पास सफिशिएंट कंपिटेंस कैपेबिलिटी है, और अगर इंक्लूडिंग एक्सपर्ट का मतलब क्या, अगर एक्सपर्ट की जरूरत है उसको भी एंगेज किया गया है, और एक्सपर्ट भी काम का है, ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जिसे दुनिया में कोई नहीं एक्सपर्ट का हमसाया नहीं जानता उसको कि ये भी एक्सपर्ट है, ऐसा एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा एक्सपर्ट होना चाहिए, रेप्यूटेड होना चाहिए, और रेप्यूटेड होने के बावजूद उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना चाहिए। अब अगर केस स्टडी में आपको कह दे कि हमने जो भी ऑफिस में फारिग बंदे बैठे हुए थे उसको साथ ले गए, फारिग को तो लेके नहीं जाना, ठीक है, फारिग से मुराद जो फारिग, अच्छा कैपेबिलिटी भी ऐसा नहीं ना, मतलब उन्होंने FA पास को आप BA पास को आप टीम का हिस्सा बना दें, जिसने अभी कैफ क्वालिफाई किया आर्टिकल शुरू किया उसको आप सुपरवाइजर बना दें, और कंपनी कौन सी हो, बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, बताइए ये कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान की 5वें नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी, और इसके जो ऑडिट फर्म है उसके 3 मेंबर्स हैं सिर्फ जो ऑडिट कर रहे हैं, बताइए क्या ये असाइनमेंट ठीक हुई है, नहीं हुई, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही थी स्पेशल, लेकिन एक्सपर्ट को एंगेज नहीं किया, बताइए असाइनमेंट पैसे बचाए, क्या असाइनमेंट प्रॉपर है, एक्सपर्ट को एंगेज किया थके हुए को जिसको कोई नहीं जानता, असाइनमेंट ऑफ टीम प्रॉपर है, नहीं है, एक्सपर्ट को एंगेज किया, एक्सपर्ट अच्छा था लेकिन उसके वर्क को किसने वैल्यूएट नहीं किया, ये भी क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे बातें क्वालिटी कंट्रोल वीकनेस को इंडिकेट कर रही हैं, क्लियर। ये असाइनमेंट ऑफ टीम ये भी वैसे तकरीबन आप चैप्टर 5 में भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर 18 में भी पढ़ चुके हैं। देखें वो पूरे ऑडिट की एक तरह से आपको ओवरव्यू दे रहा है, क्या कहीं पे भी आपको लगे कि हमारे किसी स्टैंडर्ड की वायलेशन हुई है, क्वालिटी कंट्रोल में आके आपको, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का काम यही होता है, ठीक है। ये एंगेजमेंट पार्टनर का भी काम यही होता है कि पूरे ऑडिट में उसने देखना है कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बैंड में आके उसने आपको एंगेजमेंट पार्टनर बना दिया,
आगे चल, परफॉर्मेंस वर्क प्रॉपरली परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये जल्दी से तस्वीर ले लें, फिर उसमें डॉक्यूमेंटेशन वाला टॉपिक करना। वर्क प्रॉपरली परफॉर्म होना चाहिए। परफॉर्म किसने करना है? परफॉर्म छोटे ने करना है, पार्टनर नहीं करना। हाँ, एंगेजमेंट टीम ने, लेकिन हाँ पार्टनर ने क्या करना है? पार्टनर ने ये रिव्यू। अच्छा मजे की बात सुने, पार्टनर नॉर्मली जूनियर का रिव्यू भी नहीं करता, रिव्यू करते हैं सुपरवाइजर या मैनेजर, और पार्टनर करता है मैनेजर का रिव्यू। क्योंकि हमें तो शुरू में पार्टनर की जुबान भी समझ नहीं आती, वो पूछ कुछ हो रहा होता है, हम कुछ और बता रहे होते हैं। नहीं यानी पता चल जाता है अल्फाज क्या बोल रहा है, लेकिन उसका मकसद क्या है ये पता नहीं चलता, ठीक है। वो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो बताते हैं कि भाई ये वाला पेज निकालो। वो पार्टनर हर ऑडिट पे ये वाला पेज चेक करता होता है, तो जो पार्टनर कह रहे हैं ना तो ये वाला पेज निकालो। हाँ वो कहना क्या चाहता है। तो डायरेक्शन सुपरविजन परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि एंगेजमेंट पार्टनर ने सारा काम करना है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये इसकी जिम्मेदारी है कि जो लोग काम कर रहे हैं टीम में उनको प्रॉपर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू उनका हुआ कि नहीं हुआ। फर्क कई दफा बता चुका मैं, अब नहीं बता रहा। एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू बिल्कुल करेगा। फिर एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि जिस टीम ने काम किया है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया हो, अगर नहीं किया तो उसे क्या कहा जाएगा? दोबारा काम करो। अब ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा चले आगे चलते हैं। अब जो नहीं पढ़ा हुआ, दो कंसल्टेशन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कंसल्टेशन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसमें फर्क है। कंसल्टेशन का मतलब ये है कोई इशू ऐसा है जिसके ऊपर आपको कंफ्यूजन है, आप कंफर्म नहीं है कि क्या होना चाहिए, और आपने किसी से गाइडेंस ली। कंफर्मेशन, कंसल्टेशन मतलब गाइडेंस। क्या आप गाइडेंस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो जितने भी मैटर्स एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि जो डिफिकल्ट मैटर्स हैं उनके ऊपर कंसल्टेशन हुई हो, जो डिफिकल्ट मैटर्स हैं उन पे कंसल्टेशन हुई। अच्छा अब उसने स्टैंडर्ड ने 2-3 अल्फाज यूज किए हैं। उसने कहा विद इन द टीम कंसल्टेशन हुई हो, ये बात समझ आती है? विद इन द टीम, जूनियर को ना पता चले सीनियर से पूछते, सीनियर गाइड करते हैं। फर्म की सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? फर्म में सीनियर किस्मत की बात होती है, अच्छा सीनियर मिल जाए जो आपका ख्याल रखे। यानी 4 साल के आर्टिकल्स होना, समझ लीजिए 1 साल आपको अच्छा सीनियर मिलेगा, 3 साल 2.5 साल आपको बस गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन मेरी लाइफ का जो वर्स्ट सीनियर था ना, वर्स्ट सीनियर, उसमें भी बेहतरीन, अब मुझे आर्टिकल्स के बाद एहसास हुआ है, बेहतरीन खूबी ये थी हर बंदा सिखाता है आपको, और वो खुश होते थे। मतलब जब उनसे कुछ चीज़ है, मेरा जो सीनियर था ना, शायद पहले भी बात बताइए, उसने जो वर्स्ट सीनियर, उसने मुझे एक्सेल सिखाई थी। एक्सेल में मैं एक्सपर्ट शॉर्ट की उसने सिखाई, तो वो सिखाते हैं। तो यहाँ पे इससे मुराद क्या है कि विद इन के जूनियर टीम मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम हो सीनियर से पूछे, कंसल्टेशन करे, लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। ये आपको आर्टिकल्स के बाद नजर नहीं आएगा। प्रैक्टिस में जो लोग, जिन लोगों के पास नॉलेज होता है ना, वो कहते हैं नॉलेज हमारे साथ कब्र में जाए, हमने किसी को नहीं बताया, हमने किसी को बताया ना ये हमारे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। फर्म में ये चीज़ नहीं होती थी। फर्म में बल्कि उलट होता था, वो सीनियर चीज़ सिखा के खुश होता था कि मैंने इसको चीज़ सिखाई। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कंसल्टेशन, प्रॉब्लम आ जाए सीनियर से पूछो। अच्छा सीनियर से पूछा, समझ आती है बात। अगली बात अजीब कर रहा है, कह रहा है विद इन फर्म कंसल्टेशन, विद इन द फर्म भी होनी चाहिए। विद इन द फर्म का मतलब क्या है कि दूसरे लोगों के साथ जो टीम का हिस्सा नहीं है उनके साथ भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। और फिर इससे भी अजीब बात कर रहा है, क्या आउटसाइड द फर्म भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, हाँ जी, ये जो विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म कंसल्टेशन कर सकते हैं डिफिकल्ट मैटर्स के ऊपर, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करना, ठीक है। ये फर्म की अपनी पॉलिसीज होती हैं कि अगर आपने किसी से मशवरा लेना है तो किससे ले सकते हैं और आपने किन प्रोसीजर को फॉलो करना है। जैसे एक छोटा सा बताता हूँ कि एक फर्म में क्या होता है कि वो ये कहते हैं अगर आपने कंसल्टेशन किसी डिफिकल्ट मैटर पे करनी है ना आउटसाइड दी फर्म, सबसे पहले आईकैप से पूछिए। आईकैप ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। आपको प्रैक्टिस में कोई ऐसा इशू आ गया ना जिसके ऊपर आपको समझ नहीं आ रहा स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई करे, आईकैप को कम्युनिकेट कर सकते हैं। आईकैप गाइड, और या किसी दूसरी फर्म के पार्टनर से भी कंसल्ट कर सकते हैं।
वो भी आपको मशवरा देता है, उनके आप अच्छे ताल्लुकात होते हैं, वो भी मशवरा देता है। लेकिन जब कंसल्टेशन करनी है ना, इस तरीके से करनी है कि क्लाइंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। आपने क्लाइंट का नाम देखने, सर इस क्लाइंट में ये मसला आ गया नहीं, आपने बताना है सर, इस तरीके से पूछना है, सर अगर कभी आप किसी एक क्लाइंट का ऑडिट करें जो इस तरह की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो और ये मसला आ जाए तो आप क्या करेंगे। कंसल्टेशन का तरीकाकार है, ये फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपको सिखा देते हैं। और जिन चीज़ों को डॉक्यूमेंट, और जिन चीज़ों पे कंसल्टेशन की गई है उनको डॉक्यूमेंट भी करना, ठीक है। कंसल्टेशन क्लियर हो गई? के कंसल्टेशन किन किन मैटर्स पे की गई, किससे की गई, उसने क्या मशवरा दिया, ये जो मर्जी करे, पार्टनर ने इंश्योर करना डॉक्यूमेंटेशन हुई हो। कंसल्टेशन अगर किसी से की है वो पार्टनर के इल्म में होनी चाहिए, और फिर उसका जो भी कंक्लूजन निकला, जो मशवरा आया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि इसका पर्पस ये है कि ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। कल कला को किसी दूसरे क्लाइंट में मसला आता है तो हमें फिर दोबारा से मशवरा ना करना पड़े, हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हो चीजें। ये आउटसाइड द फर्म, विद इन द फर्म भी है। अब विद इन द फर्म आइडेंटिटी को छुपाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबको पता होता है इसको मसला आया तो इसी जिस क्लाइंट की एलोकेशन हुई है इसी में मसला आया होगा, और बाहर वाले को भी अंदाजा हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि हाँ जी, आइडेंटिटी को हाइड ही रखें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या भला? इख्तिलाफ है। कंसल्टेशन में और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में फर्क है। कंसल्टेशन में इख्तिलाफ राय नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी समझ ले इग्नोरेंस है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में दो पार्टीज हैं और दोनों समझ रही हैं हम ठीक हैं, तो इसमें कोड ऑफ एथिक्स स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने फर्म की पॉलिसी को फॉलो करना है। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक फर्म की पॉलिसी क्या हो सकती है कि अगर कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो सीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करेगा, लेकिन जूनियर का पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्यूमेंट भी कर दिया जाएगा। परफॉर्मेंस हो गया। अच्छा, मॉनिटरिंग। अच्छा, ये फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर, अच्छा विद इन द क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, उसको डिजाइन इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? वही मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग इंटरनल ऑडिट वाला करता है। इंटरनल ऑडिट की रिस्पांसिबिलिटी स्कोप में बताया था मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो फर्म के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, जो भी ये सारे एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं हम। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स है, जरा फिर से नाम बता दिए, रिवीजन हो जाए। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, असाइनमेंट, मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंटेशन एलिमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन तो उसने लाते से बताया कि क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कल से। अच्छा, ये इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि फर्म का ये सिस्टम सही अप्लाई किया गया है। ये मॉनिटरिंग एंगेजमेंट पार्टनर नहीं करेगा, ये फर्म करेगी, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है ये बेसिकली फर्म ने इंश्योर करना। एंगेजमेंट पार्टनर ने अपनी एंगेजमेंट की हद तक इंश्योर करना है, बाकी की एंगेजमेंट से उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फर्म ने इंश्योर करना है ओवरऑल फर्म लेवल पे, ताकि हर एंगेजमेंट में ये क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर इंप्लीमेंट हो। तो इसकी मॉनिटरिंग फर्म लेवल पे होगी, फर्म की रिस्पांसिबिलिटी है मॉनिटरिंग करना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की। पार्टनर की जिम्मेदारी पता क्या है कि जो इसकी मॉनिटरिंग की गई है उसमें जो मसले मसाइल सामने आए, जैसे इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग करते हुए वीकनेसेस सामने आ सकती हैं, उसी तरह यहाँ पे जो वीकनेसेस, उन वीकनेसेस का हमारी एंगेजमेंट पे कोई इम्पैक्ट है कि नहीं, इम्पैक्ट है कि नहीं। जैसे अगर ये सामने आया इशू कि असाइनमेंट ऑफ टीम करते हुए जो भी अवेलेबल हो ऑफिस में उसी को एलोकेट कर दिया जाता है, स्किल्स नहीं देखी जाती, कॉम्पिटेंस नहीं देखी जाती, तो इसका मतलब ये एक इशू होगा। तो पार्टनर सोचेगा कहीं मेरी एंगेजमेंट में भी इसी तरह तो नहीं हुआ कि जो भी ऑफिस में फारिग बैठा था उसको कहा चलो भाई तुम्हें एलोकेट कर दिया गया। तो मॉनिटरिंग में पार्टनर ने इंश्योर करना है कि जो रिव्यू रिपोर्ट बनी है उनकी फर्म लेवल पे, उनको पढ़ के कि उनमें जो वीकनेसेस सामने आई है कहीं कोई वीकनेस मेरी एंगेजमेंट को इफेक्ट तो नहीं कर रही। ठीक है, ये मॉनिटरिंग में सिर्फ इतना कंसेप्ट है। एंगेजमेंट टीम को एंगेजमेंट पार्टनर ने, ये बेसिकली फर्म की रिस्पांसिबिलिटी होती है। क्योंकि जरा सोचे
एंगेजमेंट पार्टनर भी एंगेजमेंट टीम का हिस्सा है। तो क्या वो भी फर्म एलोकेट, फर्म डिसाइड करती है कि ये एंगेजमेंट किस पार्टनर ने करनी है। आप पार्टनर को ले रहे हैं इस तरीके से जैसे नॉर्मली पार्टनरशिप होती है जिसमें वो मालिक होता है। पार्टनरशिप के अंदर जो ये सर्विस सेक्टर है, याद रखें मैन्युफैक्चर, इसमें पार्टनर का स्टेटस तकरीबन एक एम्प्लॉय जैसा होता है। इसको प्रॉफिट मिलता है लेकिन कब तक, जब तक वो पार्टनर है। जब पार्टनर नहीं है कोई नहीं, वो फारिग है। इसमें कौन सा कोई इन्वेस्टमेंट करके पार्टनर बना होता है सीएफएम में, इसमें कोई पक्का फॉर लाइफ पार्टनर नहीं होता। वरना असल में अपना बिजनेस हो तो उसमें तो फॉर लाइफ पार्टनर होगा ना, और जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसके बच्चे मालिक बन जाएंगे। कभी सीएफएम में सुना आपने ऐसा हुआ? ना कभी हुआ ना कभी होगा। सीएफएम में जो पार्टनर बनते हैं स्किल एक्सपीरियंस की बेस पे बनते हैं, और जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती इनकी, इन्वेस्टमेंट तो पीछे जिन्होंने शुरू की सो की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत होती है। सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती ही नहीं है। तो इसमें आपने पार्टनर का जब आपने वैल्यू अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है ना, तो पार्टनर को आपने एक एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय, मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय समझ के आपने रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है। तो उसकी भी एलोकेशन जो एक समझ लीजिए सारे सीनियर पार्टनर की टीम होती है वो मिलके करती है। नो डाउट उसमें उसका ओपिनियन भी लिया जाता है कि आप इस तरह के क्लाइंट का ऑडिट करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन असल में फैसला टीम का फैसला पार्टनर नहीं होगा। उसका इनपुट जरूर होगा लेकिन डिसीजन नहीं होगा उसका। मॉनिटरिंग, अब आगे हमारा परफॉर्मेंस भी हो गई, बस ठीक है। अब परफॉर्मेंस में एक कंसेप्ट है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है। ये वैसे आपको अलग से पढ़ना चाहिए। यूं समझ लीजिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के एलिमेंट सारे कंप्लीट हो गए। 6 एलिमेंट्स बताइए। एक्सेप्टेंस के बारे में बता दिया आपको, एक्सेप्टेंस के बाद दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता दिया, असाइनमेंट ऑफ टीम के बारे में बता दिया, परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया, मॉनिटरिंग के बारे में बता दिया, छठा कौन सा रह गया, लीडरशिप के बारे में भी बता दिया। एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वैसे परफॉर्मेंस में है, शायद परफॉर्मेंस में, लेकिन ये लॉजिकली अलग से ये बता क्या रहा है कि जब टीम अपने सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लेगी तो रिपोर्ट साइन करने से पहले एक बंदा आएगा, वो होगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल। मैंने कहा रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट से पहले। और याद रखिए एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाए बगैर रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है ना। अब आपको शायद ये सुन के हैरानगी होगी, मैं जो भी टेस्ट बनाता हूँ, इवन जो बुक्स ये पब्लिश होती हैं और जो भी स्टडी मटेरियल होता है, जो भी एक एक पेज स्टूडेंट के साथ शेयर करने से पहले मैं अपने टीए के साथ शेयर करता हूँ और उसे कहते हैं इसको रिव्यू करो। और शायद आपको मजीद हैरानी हो ये सुन के कि टीए उसमें से गलतियाँ निकालते भी हैं। इंसान होना गलती कर सकता हूँ, कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, कभी इवन कभी कंसेप्चुअल एरर भी हो जाता है। किसी चैप्टर का रेफरेंस हो सकता है गलत हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट को नाम लिखा है वो गलत लिखा हो, तो रिव्यू करवाना हमेशा बेहतर। हालांकि अगर कॉम्पिटेंस वाइज देखें, एक्सपीरियंस वाइज देखें, वो टीए तो तकरीबन स्टूडेंट जैसे है, स्टूडेंट से थोड़ा सा कह लें सीनियर स्टूडेंट है उसका, और एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस पड़ा। कॉम्पिटेंस वाइज ये नहीं सिखाना, ये नहीं सिखाना चाह रहा, सिखाना ये चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस वाइज देखें, कॉम्पिटेंस तो नहीं। लेकिन याद रखें हमेशा काम को किसी दूसरे से चेक करवा लेना बेहतर होता है, और कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट के लिए दूसरा बंदा सजेशन दे ही देता है। इसी सोच को सामने रखते हुए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट किया गया। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन होती है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की कॉम्पिटेंस एक्सपीरियंस लेवल क्या होना चाहिए। तो वो कहते हैं इसका पार्टनर होना लाजमी नहीं है, पार्टनर होना लाजमी नहीं है, इसको इतना को सीनियर होना चाहिए कि एंगेजमेंट जितनी भी है उनकी ऊंच नीच समझता हो। लेकिन तो याद रखिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है ये अपॉइंट किया जाएगा, और इसका बेसिकली एक लफ्ज में अगर मैं मकसद समझाऊं, इसका वो मकसद क्या भला, ये देखना है कि जो प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं वो ठीक है कि नहीं, और जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी है, ड्राफ्ट इसलिए कह रहा हूं अभी साइन नहीं हुई, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। पहली चीज सुनिए, एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा। अब इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है, कुछ फर्म की है।
अच्छा, फर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असल में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों भला? क्योंकि फर्म ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कहा है हम ऐसे प्रोसीजर बताएंगे ऐसे कि जिनसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की जिम्मेदारी हो कि उसने ये काम चेक करना है। तो असल में तो फर्म ने कह दिया क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने ये काम चेक करने हैं, तो करने तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने। बहरहाल एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर पॉइंट होगा वो। इफ रिक्वायर्ड क्या शो कर रहा है मैसेज कि हर इंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर नहीं होता। लिस्टेड का नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, या ऐसी कंपनीज का जिनमें रिस्क ज्यादा हो। आपको याद होगा कोड ऑफ एथिक्स, जिनमें एथिकल इशू राइज होता है, जिनमें एथिकल इशू राइज हो या जो लिस्टेड उनके लिए रिक्वायर्ड है, हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली आपको जितनी केस स्टडीज आएंगी ना उनमें वो कहेगा कि लिस्टेड कंपनी है। हालांकि दूसरी कंपनी का भी ऑडिट हो सकता है अगर उनमें रिस्क थ्रेट्स वगैरह ज्यादा है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। बाकियों की आपकी जजमेंट है फर्म की। नेक्स्ट, एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट अराइज हुए हैं वो डिस्कस करने हैं। अच्छा, ये जिम्मेदारी ना उसने दोनों की लगाई है। एंगेजमेंट पार्टनर की भी जिम्मेदारी लगाई है कि सिग्निफिकेंट मैटर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ डिस्कस करे, और उधर से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की भी जिम्मेदारी लगाई है कि सिग्निफिकेंट मैटर पार्टनर के साथ डिस्कस करे। ठीक है, ताकि दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। और एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है कि डेट लिखे रिपोर्ट में कौन सी, आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बगैर रिपोर्ट साइन हो ही नहीं सकते, वरना तो मसला भाई कोई इशू सामने आ गया तो रिपोर्ट दे चुके हैं तो क्या फायदा उस इशू के सामने आने का? कोई फायदा तभी होगा जब रिपोर्ट बाद में और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पहले हो। नहीं, रिवाइज करने से बेहतर है आप थोड़ा इंतजार करके पहले ही सही करें काम। हाँ जी। फर्म शैल एस्टैब्लिश प्रोसीजर। अच्छा, अब ये फर्म की जिम्मेदारी क्या है? वो प्रोसीजर बनाएगी ताकि रिक्वायर किया जाए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को। क्या रिक्वायर किया जाए? क्वालिटी कंट्रोल कि भाई तुमने सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करने हैं। अब देखें, ऊपर से पार्टनर को कहा तुमने डिस्कस करने हैं, इधर से रिव्यूअर को कह दिया तुमने भी डिस्कस करने हैं। इवैल्यूएट कंक्लूजन कि जो कंक्लूजन है वो इवैल्यूएट का सही कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि नहीं। डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना है। लेकिन याद रखिए ये जो तीनों काम करने हैं ना, उसने डिस्कशन करनी है मैटर्स की, कंक्लूजन को इवैल्यूएट करना है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है बनी है कि नहीं बनी। ये हर एरिया की चेक नहीं करनी, सिर्फ सिग्निफिकेंट, सैंपल भी नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स के। हमारा एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ और आप गेस कीजिए कितना टाइम ऑडिट करने में? तकरीबन 3 महीने, 2.5-3 महीने लगे। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होने में कितना टाइम लगा होगा? 4 घंटे। सीनियर पार्टनर बैठा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बैठा, टीम में 2-3 सीनियर, जो बड़ा क्लाइंट था जो सीनियर थे वो बैठे, और उन्होंने कहा हाँ भाई ये काम किया है, डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। और किसने, कोई मसला तो सामने नहीं आया, नहीं आया, सिर्फ मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हर चीज देखे तैयार है। इस पॉइंट पे जहां पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है ना, हर चीज रेडी है। उसने सिर्फ ये पूछना है ये चीज कर ली, ये कर ली, ये कर ली, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। हाँ भाई प्रोसीजर ठीक परफॉर्म हुआ, कंक्लूजन ठीक है, कहानी खत्म। ये सिर्फ वो उसको एक सरसरी ओवरव्यू ले रहा है। ये इतना छोटा सा काम और इतना इम्पोर्टेंट, छोटा सा काम नहीं, इसमें सिर्फ अहम चीज है। अब अगर आप मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, फर्ज कीजिए हाँ कोई काम करना, फर्ज कीजिए कोई स्टूडेंट है उसने घर बैठ के खुद तैयारी की है पूरे सेशन में, और सेशन के बाद मेरे पास आता है, मैंने अभी पेपर हुआ नहीं है, मेरे से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाने आता है। पेपर के बाद थोड़ी करवाएगा। मैंने वैल्यूएट करना है कि उसने तैयारी ठीक की है कि नहीं की। मुझे कितने टाइम चाहिए? मैं 5 मिनट में उसको बता दूंगा। मैं कहूँगा भाई ये चैप्टर किया, ये टॉपिक किया, इसकी केस स्टडी की, रिटन फॉर्म में की, ज़बानी कलामी की। 5 मिनट में पता चल जाएगा उसकी तैयारी किस लेवल पे है। इसने भी यही काम करना। खुद से प्रोसीजर नए परफॉर्म में, ये सिर्फ पूछ गुछ हो रही है, नए प्रोसीजर थोड़े परफॉर्म हो रहे हैं। लिस्टेड क्लाइंट के केस में रिव्यूअर ने कुछ मजीद, ये 4 चीजें तो रिव्यूअर ने हर क्लाइंट में देखनी है ना। लिस्टेड क्लाइंट में कुछ और चीजें भी देखनी है, 1-2। वो क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ टीम इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कंसल्टेशन सही की गई थी कि नहीं, डिफिकल्ट मैटर्स पे और कंक्लूजन पे सही पहुंचा गया कि नहीं,
ये इंगेजमेंट पार्टनर ने लाजमी करना है काम, कंसल्टेशन वाला। रिव्यूअर ने सिर्फ उन केसेस में देखना जब लिस्टेड कंपनी होगी, और डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना है। ये डुप्लीकेट हो रहा है पॉइंट, पता नहीं क्यों डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन चूंकि बुक में हो रहा था मैंने भी डुप्लीकेट कर दिया। मक्खी पे मक्खी, यही सूल होता है भाई। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर में, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में 2 लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, एक एंगेजमेंट पार्टनर की, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की। आप बता देंगे कि जिसकी भी जिम्मेदारी वो पूछे हम, तो आपने तैयार रहना है 2 तरह के क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए और केस स्टडी के। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि 1-2 एलिमेंट, और खास तौर पे परफॉर्मेंस और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये ज्यादा अहम है। खास तौर पे परफॉर्मेंस और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के एलिमेंट ज्यादा अहम है। यहाँ केस स्टडी में कहेगा इसमें से क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज बताओ, मसले मसाइल बताओ, तो हम बता देंगे जो भी मसला हो। में डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा बताइए, डॉक्यूमेंटेशन करना एंगेजमेंट पार्टनर तो करेगा ही डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करेगा कि नहीं? उसने भी तो कुछ ना कुछ काम किया है, वो भी करेगा। हाँ, वरना पता कैसे चलेगा? एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर पे कंक्लूजन, इंडिपेंडेंस पे कंक्लूजन, कोई बड़े इश्यूज आइडेंटिफाई कैसे रिजॉल्व किया उनको, कंसल्टेशन। अच्छा, कंसल्टेशन बार बार इसलिए अहम आ रहा है क्योंकि ये कंसल्टेशन की जाती है सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर, ठीक है? सिग्निफिकेंट मैटर्स क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्हीं को तो चेक किया जाता है, छोटे मोटे मैटर्स को थोड़ी किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने क्या डॉक्यूमेंट करना है कि उसने फर्म के सिस्टम के मुताबिक जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो डॉक्यूमेंट करेगा। और क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं? हाँ जी, वो लिखे हैं 4, वो 4, यही प्रोसीजर, ये 1 2 3 4 5 6 7 बाबा ठीक है, समझ लगे? हाँ जी, ये प्रोसीजर नहीं, सही नहीं बताया मैंने। अच्छा ठीक है, नेसेसरी प्रोसीजर फॉर्म किया। रिव्यू को कंप्लीट होना चाहिए कब? ऑडिट रिपोर्ट से पहले। ये ना हो अभी रिव्यू चल रहा है और रिपोर्ट साइन हो गई है, ऐसे रिव्यू का कोई फायदा नहीं जो रिपोर्ट के बाद हो, ना ही ऐसे किसी प्रोसीजर का फायदा है जो रिपोर्ट के बाद किया जाए, ना ही ऐसे कोई पढ़ने का फायदा है जो पेपर के बाद पढ़ा जाए। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, नो अनरिजॉल्व्ड मैटर आर इनअप्रोप्रिएट, ये भी उससे इंश्योर करना है कि कोई मैटर अनरिजॉल्व्ड ना हो, जो मसले मसाइल थे सिग्निफिकेंट मैटर सारे रिजॉल्व हो चुके हों और ना ही कोई गलत कंक्लूजन पे पहुंचे हों। ये ना हो मिस स्टेटमेंट और कह दिया अनमोडिफाइड ओपिनियन, ऐसे नहीं होना चाहिए जी। कंक्लूजन, इंडिपेंडेंस का मतलब, इंडिपेंडेंस है किधर? अच्छा, ये के एंगेजमेंट पार्टनर ने ये कंक्लूजन देना है कि हमारी टीम थ्रू आउट द ऑडिट इंडिपेंडेंट रही है, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, एथिकल रिक्वायरमेंट कोई इशू नहीं है, ये स्टेटमेंट एंगेजमेंट पार्टनर की तरफ से आनी चाहिए। और ये लाइन लिस्टेड कंपनी के केस में रिपोर्ट में भी लिखी जाती है ये। और दूसरा आपने क्या पूछा सवाल? मैं, चलिए ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम समझ आ गया आपको? 6 एलिमेंट्स थे। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में रीडिंग कर लीजिए और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी रीडिंग कर लीजिए। अब इसके बाद इसके पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक्स को कर दे बंद, बुक्स को बंद कर दे, सारा फोकस इधर। और इसमें आपने इश्यूज, और ये ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े, मुझे बताइए रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको पता चल रहा है क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज वाला लफ्ज क्वालिटी आ रहा है, वो कह रहा है डिस्कस द क्वालिटी इश्यूज इन द अबव सिनेरियो। क्वालिटी इश्यूज बताइए। क्वालिटी इश्यूज से हमें पता चल गया कि हमने कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, पूरे के पूरे ऑडिट को रिव्यू कर हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बन गए हैं, जिसने सिग्निफिकेंट इश्यूज को
आइडेंटिफाई करना है। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी विच इज द लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड को अंडरलाइन करना होगा आपने, थोड़ी देर के लिए किताब खोल के लिस्टेड को अंडरलाइन करें, फिर वापस आ जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया था लिस्टेड कंपनीज का नॉर्मली क्वालिटी रिक्वायर्ड है, क्वालिटी कंट्रोलिंग। अनलिस्टेड कंपनी का भी हो सकता है, लेकिन लिस्टेड का रिक्वायर्ड है। एंड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹10 बिलियन एंड रेवेन्यू ऑफ ₹100 बिलियन। मिलियन भी नहीं। हाँ हाँ। अच्छा, इससे एग्री करते हैं कोई बड़ा क्लाइंट लगता है, क्योंकि हमें तो ये भी पता नहीं होगा 10 बिलियन में जीरो कितने होते हैं, लेकिन इतना पता है कि बहुत बड़ी फिगर बनती है। कितने? 10 बिलियन में 10 जीरो होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, हमारा मैं 5 बजे के बाद फ्री हूँ, तो मैं जो सोच के आया हूँ ना वो तो पढ़ा के जाऊंगा, चाहे 8 बज जाए। अब आपने जो करना कर, और आपका मनोरंजन भी वही होगा जो मैं सोच के आया हूँ। ऊपर एक चीज नहीं मिलेगी, एडिशनल एक चीज नहीं मिलेगी, और उसमें डिनर नहीं है। Engagement team includes a part-time supervisor and 2 trainees। 3 लोग हैं, एक पार्ट टाइम है और 2 ट्रेनीज हैं, और ऑडिट करने जा रहे हैं लिस्टेड कंपनी का। असाइनमेंट इशू। अच्छा, एक अहम चीज सुन लीजिए, इसमें जब आपने इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं ना, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस एलिमेंट का इशू है। बताना चाहे बता भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं। आपको पता है आई कैप नॉर्मली कहता है मुझे इश्यूज आइडेंटिफाई करके दो, क्लासिफिकेशन की तरफ आई कैप की नहीं तवज्जो होती। रिक्वायरमेंट में भी उसने नहीं पूछा, तो आपने जब इश्यूज को हाईलाइट करना है तो आप सीधा 1 2 3 करके इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं कि ये किस एलिमेंट की है। वैसे हमें पता चल गया ये असाइनमेंट ऑफ टीम की है, लेकिन एग्जाम रिस्क लेने की क्या जरूरत है। सिर्फ इतना लिख दें कि इशू है, क्या इशू है, पार्ट है, हाँ कॉम्पिटेंस, टीम कॉम्पिटेंट नहीं है, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी जिसकी फिगर्स बिलियंस में है उसके लिए सिर्फ 3 लोग, और उनमें भी एक पार्ट टाइम और 2 ट्रेनी, ये सही असाइनमेंट ऑफ टीम नहीं है। क्लियर जी? नहीं, क्वांटम ऑफ वर्क नहीं, सिर्फ इतना बता दिया क्लाइंट लिस्टेड है, काफी है। वो पता चल गया उसे क्वांटम ऑफ वर्क ज्यादा होगा और ये 2-3 लोग इनसफिशिएंट। Considering the time availability of the supervisor, it was decided that the planned audit approach to trade payable was to place reliance on internal controls on purchasing। जी, इसमें कोई इशू है तो बताइए। वो कह रहा है चूंकि जो सुपरवाइजर पार्ट टाइम है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया ज्यादा काम नहीं करना, इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई करेंगे। भाई जो प्रोसीजर्स हैं ये टाइम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करते, ये रिस्क पे डिपेंड करते हैं। आपको कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करके ये डिसीजन करना चाहिए कंट्रोल्स पे रिलाई करना है कि नहीं करना। सीनियर की टाइम अवेलेबिलिटी देख के थोड़ी डिसाइड करना चाहिए। 2 इश्यूज हो गए। आगे, हेंस द ऑडिट टीम डिसाइडेड टू डू टेस्ट ऑफ कंडक्ट, रिड्यूस सब्सटेंटिव टेस्ट वेयर पॉसिबल। ये उसी के साथ आ गया। इशू एक ही है कि टाइम अवेलेबिलिटी की बेस पे, और आपको याद है कि रिपोर्ट थी जिसमें वीकनेसेस, रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग में एरर्स आइडेंटिफाई करने थे, उसमें एक ये भी था कि टाइम उतने प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जितना हमारे टाइम अवेलेबल होगा। ये याद है आपको केस स्टडी? रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग थी, उसमें से एरर्स, उसमें आपने कहा था नहीं ऑडिट प्रोसीजर टाइम अवेलेबिलिटी को देख के डिसाइड नहीं होते। टेस्ट में भी आया हुआ है, बिल्कुल चैप्टर 4 में था। ठीक है। एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैनुअल, द परचेज ऑर्डर वर रिक्वायर्ड टू बी ऑथोराइज्ड बाय डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट। यहां तक कोई इशू है? कोई इशू नहीं है भाई, जो भी इन्होंने सिस्टम डिजाइन किया कि जो ऑथोराइज करेगा सो वो करे। During test of control, it was identified by the audit team that at least 7 purchase orders had not been authorized by the deputy manager procurement।
ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, क्वालिटी कंट्रोल इशू नहीं है। ये इस बात समझ आई कि नहीं आई? क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज किस में ढूंढ रहे हैं हम? फर्म में। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज कहाँ ढूंढ रहे हैं? फर्म में। क्लाइंट में थोड़ी ढूंढ रहे हैं, फर्म में ढूंढ रहे हैं। अच्छा अब जरा देखते हैं, अभी तक तो कोई क्वालिटी कंट्रोल इशू नहीं आया। अब जरा देखते हैं पिक कर, नहीं इस पैरा में, इस पैरा दो आए हैं, वो तो दो है, एक इधर ये, एक ये है, एक ये है, इसमें अभी तक नहीं आया। जरा चेक करते हैं अब आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। और मैं पूरा श्योर हूं आपको ये तो होगा कि इसमें कोई इशू है, लेकिन क्या इशू है ये समझ नहीं आनी। सुने कह रहे व्हेन द ऑडिट टीम मेड इंक्वायरीज फ्रॉम द स्टाफ इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट परचेजेस वर मेड फॉर बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, तो उन्होंने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि परचेजेस जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए हुई है। नई ऑथराइजेशन तो क्या है, हुई तो बिजनेस पर्पस के लिए है ना। द टीम कंक्लूडेड दैट नो एडिशनल प्रोसीजर वर रिक्वायर्ड। कॉरपोरेटिव एविडेंस लेंगे। एक इन्होंने इशू, उन्होंने कहा सर उन्होंने कॉरपोरेटिव एविडेंस नहीं लिया जो लेना चाहिए था। और कॉन्फिडेंस का क्या इशू? बिजनेस के लिए हुआ है कि नहीं ये उन्होंने बता दिया। कॉरपोरेटिव का मतलब यही है, रिलेटेड पार्टी नहीं, रिलेटेड पार्टी की कोई नहीं। अच्छा अब सुनिए, अब आप कहेंगे अच्छा सर ये तो करना ही करना था। अभी भी सुनने, उसने कहा है नो एडिशनल प्रोसीजर वर रिक्वायर्ड। पक्की बात है कि आप ये कह रहे हो कि बस ये वाला चले, मैं मानता हूं इनका कि कॉरपोरेटिव एविडेंस इस इंक्वायरी का होना चाहिए। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं, क्या ये मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए वीकनेस? किधर उसने की है? तो ये आपने नहीं बताया इंटरनल कंट्रोल वीकनेस कम्युनिकेट करनी है, ऐसे ना करें। नहीं बताया और नहीं बताया इशारों से। अच्छा ये इशारे, मैं कुछ और समझ रहा था, मुझे क्या पता था अब ये करे कम्युनिकेट। हाँ तो ये मैनेजमेंट लेटर कम्युनिकेट होना चाहिए कि नहीं? अब आप कहेंगे ये तो सामने की बात थी सर। और सामने की तो बतानी थी ना, सामने की बात। अच्छा सामने थी से तो पीछे की बात बता दो फिर। ये बता दो ये भाई आज 2 घंटे पढ़ के आया कि नहीं आया बताओ? ये जो पीछे बैठा पढ़ बिल्कुल सर रीजन भी देंगे वो बोंगी मारेंगे। पूछना पूछ। दो इश्यूज आपने आइडेंटिफाई, एक आपने कहा कॉरपोरेटिव एविडेंस, दूसरा मैनेजमेंट लेटर कम्युनिकेशन, तीसरा कंट्रोल रिस्क इंक्रीज हो जाना चाहिए और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंड भी बढ़ा देनी चाहिए। सामने की बात नहीं बताई, लेकिन नहीं आया था। ईमानदारी की बात है, नहीं आया था। अब आ गया ना, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, 2 तरह के पास हो जाते हैं, 1 तरह के फेल होते हैं। पहला स्टूडेंट वो जो क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन बना लेता है और उसका सॉल्यूशन तकरीबन 70-80% मैच हो जाता है। दूसरा वो जो केस स्टडी अटेम्प्ट करता है 30% मैच करती है, बाकी मैच, लेकिन जब सॉल्यूशन पढ़ता है तो उसको समझ आ जाती है, ये भी पास है। क्योंकि एग्जाम में ऐसी एडजस्टमेंट्स या इश्यूज कम होते हैं जो इससे पहले कभी डिस्कस ही ना हुए हो, ऐसे बहुत कम। हर नए टॉपिक में आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी, लेकिन जब आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद नई चीजें नहीं आती। ये स्टूडेंट भी पास हो जाता है। और एक स्टूडेंट वो होता है जिसने केस स्टडी अटेम्प्ट की, तकरीबन 20-30% मैच हुई और सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ के भी समझ ना आई, ये स्टूडेंट फेल है। कम से कम पहली अटेम्प्ट में ये पास नहीं होता। तो आपको समझ आ गई मेरे भाई? अब आइंदा अगर इस तरह का, अब आइंदा अगर कॉम्पिटेंस का इशू लेके आएगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे लिस्ट भी रिक्वायर्ड।
कम्युनिकेशन जनरल प्रोसीजर, मैनेजमेंट वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन, वो था ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चंस। ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में मैं आपको बता, क्योंकि उसमें फोकस हमारा होता था इम्प्लीकेशन रिपोर्ट के ऊपर, तो मैं कहता था रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन जरूर डिस्कस करें। बाकी मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेट करनी है, मैनेजमेंट को करेक्ट नहीं करती तो फिर डायरेक्टर्स को करनी है, डायरेक्टर वाली बात लिखनी है तो लिखे, नहीं लिखे, मैं बिल्कुल ये बात पे मैंने कहा था। लेकिन वो किस लिए कहा था, वो रिपोर्ट के क्वेश्चन थे और उसमें रिक्वायरमेंट होती थी इम्प्लीकेशन रिपोर्ट, तो हमारा फोकस रिपोर्ट के ऊपर होता था। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इशू है, कोई भी इशू हो गया हमने हाईलाइट कर देना। अच्छा नहीं, ये भी मैं शुरू करवाने लगा हूँ, ये अगला सवाल है, ये अगला सवाल है। नहीं क्वेश्चन 4 है। 4 क्वेश्चन थे, 2 बड़े थे 2 छोटे थे। दोनों बड़े क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया, 1 और 4, 2 और 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप कर ही लेंगे उम्मीद है। हाँ जी, वैसे भी कम्युनिकेट करते, लेकिन यहाँ पे जब उसने कह दिया ना कि नो अदर प्रोसीजर वर परफॉर्म्ड, तो इसका मतलब और कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल, हमने कम्युनिकेट करना है, ये क्वालिटी सिस्टम अगर नहीं करते तो इसका मतलब गड़बड़ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट ऑफ कंपनी, डिस्कसिंग द क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज रेज्ड। वैसे तो क्वालिटी कंट्रोल में वाले सारे कहते हैं, कोई और भी मसला आता है तो वो तो हमें वैसे भी क्वालिटी कंट्रोल एक आपको पता है कंप्रीहेंसिव टर्म है कि पूरे सिस्टम ऑडिट में कहीं पे भी प्रॉब्लम नजर आए हम सारे इश्यूज डिस्कस कर देंगे। अब स्टार्ट करें। अब भाईजान ये प्यारे भाई, ये हाँ जी, जो इश्यूज हमने सीख लिए हैं ना वो आपने इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। नए वाला चाहे ना आइडेंटिफाई कर सके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सीख चुके हैं ना वो नहीं छोड़ना, चाहे सामने की बात हो। You have been assigned as audit manager on Sarina Limited, जो भी है लिस्टेड कंपनी, किसको हाईलाइट करना है? The audit manager who was previously assigned is on privilege leave due to personal reasons. वो कह रहे पर्सनल रीजन की वजह से छुट्टी पे चला गया। अच्छा अगर फर्ज कीजिए, नहीं समझ आया ना, एग्जाम्पल से समझ आएगा। फर्ज कीजिए आपका ऑडिट चल रहा है धड़ाधड़, ये आखिरी महीना है और आपको पता ऑडिट सिलेबस चल रहा है आपका, ये सिलेबस आखिरी महीना है, फुल टेंशन है आपको कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। और हाँ मैं छुट्टियों पे चला जाऊँ, आपको पता चले 2 हफ्ते की छुट्टियों में सब दुबई निकल गए और मैं कहूँ मेरा कॉलेज के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि हर सेशन में 2 हफ्तों की छुट्टियां मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फर्ज करें कभी इकट्ठी करता, तो आप ये सोचेंगे ना कि सर अगर छुट्टियां करनी ही थी तो आप सेशन स्टार्ट होने से पहले कर लेते हैं या सेंड होने के बाद कर लेते। और अगर कोई ऐसे आपने इसी पे ही आपने छुट्टियां करनी थी तो कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट होनी चाहिए। बेहतर यही था कि अगर इस बंदे ने छुट्टियों पे जाना ही था तो इस बंदे की प्लानिंग ही ना की जाती कि दरमियान में इसकी वजह से, क्योंकि याद रखिए जब एक ही काम के ऊपर 2 लोग आते हैं ना काम कर, वो काम कभी ठीक नहीं होता। जिसमें 2 लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे वो काम ठीक नहीं होता। इसीलिए इसमें इशू क्या है, असाइनमेंट के वक्त कंसीडर नहीं किया गया। कंपिटेंस का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे टाइम अवेलेबिलिटी का इशू है। टाइम अवेलेबिलिटी के उस कंपिटेंट बंदे को अपॉइंट किया गया जिसके पास टाइम ही नहीं था। बताइए प्लानिंग का इशू है कि नहीं? एक इशू सामने आ गया जी। इसमें कहेंगे असाइनमेंट के वक्त जो टाइम को कंसीडर नहीं किया गया, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ को, इस मैनेजर को पॉइंट नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे जो दूसरा मैनेजर आया शुरू से उसी को पॉइंट करना चाहिए था। दूसरा मैनेजर अब नए सिरे से सारी चीजें सीख रहा होगा। पहला इशू। दूसरा, द ड्राफ्ट फाइनेंशियल शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ₹200.2 मिलियन एंड टोटल एसेट्स ₹650.5 मिलियन। चले अब बिलियन से मिलियन पे आ गया, लेकिन बहरहाल क्लाइंट ये भी बड़ा है। कैसे पता चला बड़ा क्लाइंट है? लिस्टेड है। अभी तक एक इश्यू सामने आया हमारे, ऑडिट सुपरवाइजर हु इज पार्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लिस्टेड कंपनी का सुपरवाइजर है और पार्ट क्वालिफाइड।
क्या इसे ग्रिप होगी सारे स्टैंडर्ड्स पे? अरे नहीं, नहीं कैफ भी AFC किया, कैफ भी क्या होगा, ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन अभी उसने सारे स्टैंडर्ड नहीं पढ़े। Has shared with you that company has changed its valuation policy from cost to fair value. सिग्निफिकेंट मैटर है कि नहीं? अच्छा, मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, मिस स्टेटमेंट, लेकिन सिग्निफिकेंट मैटर एग्री करते हैं, और अगर सही किया हुआ की ऑर्डर मैटर इंक्लूड करना होता है हमने। आगे देखिएगा, कहता है दिस वाज नॉट आइडेंटिफाइड एज प्लानिंग एट हाई रिस्क एरिया। क्या रिस्क असेसमेंट ठीक है? इससे एग्री करते हैं? ये वैल्यू बेसिस रीवैल्यूएशन बेसिस हाई रिस्क एरिया होता है ना, इसमें तो एक्सपर्ट को भी एंगेज करना पड़ा, और वो कहता है कि इसमें रिस्क ही कोई नहीं है। भाई क्या, हम तो रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी में सबसे, हाँ बिल्कुल, प्रोसीजर याद कर करके मर गए हम कि इसके रिवैल्यूएशन के प्रोसीजर क्या होंगे, और वो कहता है ये रिस्क की एरिया ही नहीं है, इस पर कोई प्रोसीजर ही परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, रूटीन। नहीं, रिस्क असेसमेंट गलत की उसने, ये समझ आ रहा है आपको? दो इश्यूज हो गए, आगे चले। वैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल फर्म ऑफ वैल्यूज, इशू है? हाँ, इसमें कोई इशू अभी तक तो राइज नहीं हुआ ना। कंपिटेंस की बात आगे करे तो करे, यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना। The audit manager and the team has not heard of their name before. Reputable, इसका वैल्यूएट किया उसको, ठीक है, उसका कोई नॉलेज एक्सपीरियंस वगैरह उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अननोन पर्सन से वैल्यूएशन करवाई, ये इशू है। अब हमें अब आगे चले। Audit supervisor said that on their website it has been mentioned that they have some very well known companies as their clients. This information has not been substantiated from any other source. आपको पता है वेबसाइट कितने, ये 2-2.5 हज़ार रुपये में वेबसाइट बन जाती है, और अपनी वेबसाइट बना के उसमें आप जो मर्जी लिख दे, कोई पूछने वाला नहीं है। उसने वेबसाइट के ऊपर देखा उनके, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी कुछ नाम लिखे कि हमने इनको भी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। क्या सर्विसेज, ये हो सकता है ना लिखा हो, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और इस इंफॉर्मेशन को भी, और इवन इसकी वेरी स्पोर्ट में भी कुछ नहीं है। जब हमने उन कंपनी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते, नॉट सब्सटेंशिएटेड। अब नहीं, नॉट सब्सटेंशिएटेड का मतलब क्या है? हाँ, कि हमें कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये कंफर्म कर सके कि वाकई ये उनके क्लाइंट है। नॉट सब्सटेंशिएटेड का मतलब ये, इसमें बताइए कोई इशू है? आगे उसने ये नहीं बताया कि हमने उसके वर्क को यूज किया कि नहीं किया, लेकिन आगे क्वेश्चन को खत्म कर दिया इसने। इसका मतलब यह है कि टीम ने इसके वर्क को यूज किया। बताइए, पहली चीज बताइए, यहाँ पे इशू क्या है, मसला क्या हुआ है? एक्सपर्ट को वैल्यूएट नहीं किया, उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट नहीं किया। एक्सपर्ट भी के कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूएट नहीं हो पाई, उसके बाद क्या ऐसे एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? न्यू एक्सपर्ट, अपना एक्सपर्ट माइंड कर ले। प्रीवियस मैनेजमेंट नहीं पता नहीं क्या कोई प्रीवियस मैनेजमेंट होगी, वो कंटेक्स्ट सामने आएगा, तो इसमें कोई लफ्ज है तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए ये क्वेश्चन, अच्छा अब आपको समझ आ गई कि क्वालिटी कंट्रोल का जो क्वेश्चन कैसे सेट कर सकता है। मैंने आपको 2 बताए हैं। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी बता दिया, किसी ना किसी एलिमेंट का नाम लेके आपसे कहेगा इसको एक्सप्लेन करो। केस स्टडी भी हमने सॉल्व कर ले, जिसमें हमें पता चल गया कि वो डिफरेंट जो ऑडिट के इश्यूज हैं उनको इकट्ठा करके क्वेश्चन बना सकता है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपने घर जाके खुद से उसको रीड कर लेना, कोशिश करें रिटन फॉर्म में फिर अटेम्प्ट कर लें। क्लियर? ये था हमारा क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक, यहाँ पे ख़त्म होता है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं, इसके बाद फिर हम आईटी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल, आईटी नहीं, आईटी, हाँ जी बिल्कुल आईटी।